Hello everyone, welcome to Economics Fundamentals. In our previous video we had discussed about the Indian economy on the eve of independence. Now our 6th unit is going on as far as the class 12th syllabus of Indian economic development is concerned. Now we have arrived the second chapter of unit number 6, which is Indian economy during 1950 to 1990. अब लगभग 190 या करीब 200 साल के अंग्रेज़ों के शासन के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था एक आज़ाद अर्थव्यवस्था थी 1947 में। सबसे पहला जो हमारे सामने चैलेंज था वो ये था कि हम किस तरह के इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट करें। Mainly there were two economic systems prevailing in the world. The first is capitalistic economy. In capitalistic economy, the determination of price and the determination of the output is being left over the market forces only. वहाँ पर केवल मार्केट फोर्सेस से ही चीज़ें डिटरमाइन की जाती थी जो फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड हैं। दूसरा था यानी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर प्लेज अ वाइटल रोल, और दूसरा सिस्टम हमारे पास था सोशलिस्टिक इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी में ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट और स्टेट ओनली, एंड इट इज़ डिसाइडेड बाय द स्टेट्स दैट व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom to produce. These are the central problem of the economy. In the capitalistic economy, it was decided by the private sector with the market forces, and the production is done only for the profit maximization. But in socialistic economy, it is for welfare maximization. Jawaharlal Nehru was very much impressed with the socialistic structure, but it was quite difficult, or rather to say impossible, to adopt the total socialistic structure in an economy like India. So we adopted a mixed pattern or the mixed economy. Nowadays most of the countries are adopting or following the mixed economic pattern. In mixed economy, it is a combination of capitalistic as well as socialistic. Means the private sector is playing a good role or a big role, but the government interference is there ड्यूरिंग दी कोर्स ऑफ प्रोडक्शन। सो हमारे यहाँ पर जो सिस्टम अपनाया गया अर्थव्यवस्था का वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी सेक्टर को, निजी क्षेत्र को भी स्कोप दिया गया, और इसमें एक बहुत बड़ा पब्लिक सेक्टर है, यानी जो सार्वजनिक क्षेत्र है वो बड़ा है, सरकारी क्षेत्र बड़ा है, तो गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है वो ज़्यादा है, और बहुत समय तक ये काफ़ी रहा। अब धीरे धीरे जो है वो निजीकरण की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि फिर ये माना गया कि शुरू में जो अर्थव्यवस्था थी वो इन्फेंट थी, बेबी अर्थव्यवस्था थी। अब जैसे जैसे वो प्रॉस्परस होगी तब धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ता चला जाएगा और पब्लिक सेक्टर का रोल घटता चला जाएगा। तो एक बात, हमने एक मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपना लिया, और उसके बाद हमारा जो प्लानिंग का एरा है वो शुरू होता है। प्लानिंग के लिए अलग से हम एक क्लास लेंगे जिसमें हम सभी 5 ईयर प्लान्स को कवर करेंगे, बट यहाँ पर ये बताना ज़रूरी है कि प्लानिंग के जो जन्मदाता हैं वो हैं पीसी महालानोबिस। उन्हीं के चेयरमैनशिप में 1950 में प्लानिंग कमीशन वॉज फॉर्म्ड, जिसके प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनाए गए, और इसने 12 5 ईयर प्लान्स दिए। जो लास्ट 5 ईयर प्लान था वो 2012 से 2017 जिसकी ड्यूरेशन थी, जिसे बाद में 2015 में, अब ये बताना भी ज़रूरी है कि 2015 में प्लानिंग कमीशन वॉज डिसॉल्व, और उसकी जगह अब नीति आयोग ने ले ली है। नीति आयोग जो है वो फॉर्मुलेट करता है पॉलिसीज़ फॉर स्ट्रेंथनिंग आवर ग्रोथ कैपेसिटी एंड ऑल। तो इसके लिए हम करेंगे। अभी सबसे पहले बात करते हैं कि प्लान क्या है, व्हाट इज़ ए प्लान। As I have written here, plan should possess a clear specified goal. एक प्लान वो एक डॉक्यूमेंट है, एक सिस्टम है जिसके अपने जो है वो कुछ क्लियर स्पेसिफाइड गोल्स होने चाहिए उसमें। जैसे मैंने आपको यहाँ पर लिखा भी है, अ प्लान शुड हैव क्लियरली स्पेसिफाइड गोल्स।
अब इसमें हम लोग कुछ शॉर्ट टर्म गोल होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल होते हैं। हम जानते हैं कि प्लानिंग का जो कॉन्सेप्ट है, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम फॉर्मर सोवियत यूनियन विच इज़ नोन एज द पायनियर in the national planning. It was Soviet Union who was unaffected during the World Great Depression, and this is because of its wonderful planning. तो प्लानिंग की वजह से सोवियत यूनियन जो है वो वैश्विक आर्थिक महामंदी से भी बचा रहा, इसीलिए हमने ये कॉन्सेप्ट वहाँ से बोरो किया है। और प्लानिंग में कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म गोल होते हैं। एक होता है 5 ईयर प्लान जिसकी ड्यूरेशन 5 साल के लिए होती है, और एक होता है पर्सपेक्टिव प्लान जिसकी ड्यूरेशन 20 ईयर्स होती है। यानी लॉन्ग टर्म में हम क्या क्या अचीव कर लेंगे ये पर्सपेक्टिव प्लान से पता चलता है। और शॉर्ट टर्म जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग का जो सेंटर था वो एग्रीकल्चर था, सेकंड में फिर इंडस्ट्री हो गया, थर्ड में फिर एग्रीकल्चर हो गया। तो ये हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं। अब बात करते हैं कि जो गोल्स हैं प्लानिंग के वो क्या क्या हैं। तो मेन इसमें जो फर्स्ट गोल आता है आपका वो है ग्रोथ। यस, हर कंट्री की ये कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे। जब भी हम ग्रोथ की बात करते हैं, इट रिफर्स टू इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी ये कंट्री की क्षमता को बढ़ाने की बात है। यानी इसके लिए ये क्वांटिटेटिव चेंज को यहाँ दिखा रही है। बेसिकली वी आर कंसर्न विद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। क्या होता है जीडीपी? हमने नेशनल इनकम अकाउंटिंग में भी पढ़ा। इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, एक वर्ष में जो एक देश की सीमा के अंदर हम जो अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य होता है उसे हम सकल घरेलू उत्पाद या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो हमारा सेक्टोरियल शेयर है, जिसे हम कंपोजिशन ऑफ सेक्टर्स कहते हैं, सेक्टर्स मेनली कॉन्स्टिट्यूट एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। वी नो दैट on the eve of independence or during the British era, more than 70% population was engaged in agricultural activities, and its share in GDP was around 60% or more than 50%. So in 1950 and 51, the composition of agricultural share in the GDP was 59%, whereas in 1990 or 91 it stood as 34.9%. So there was a decrease in the agriculture share as the modern economies are having nowadays. And as far as the part of industrial sector is concerned, it stood at 13%. So of agriculture, the share of agriculture was 59%. Whereas the share of industry was 13% only, and the services was 28%. The remaining one, services was 28%. हर जो समृद्ध इकोनॉमी है उसके लिए ज़रूरी है कि जो शेयर है एग्रीकल्चर का वो कम हो और जो इंडस्ट्री और सर्विसेज है उनका शेयर बढ़े। भारत में भी ऐसा ही हुआ, लेकिन उसके चेंज होने की जो रफ्तार है वो उतनी नहीं रही जितनी की डिज़ायर्ड थी। अब हम देखते हैं 1991 में जो एग्रीकल्चर का शेयर हुआ दैट वाज 34.9। ये जो दूसरा शेयर पार्ट है ये है 1990 का 34.9, और इंडस्ट्री का है 24.6। इसके बाद जो रिमेनिंग बचता है वो है 40.5। ये है सर्विसेज का। तो हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर से सीधा हमारा सर्विसेज सेक्टर जो है वो बढ़ गया है ना। और नाउ द सर्विसेज सेक्टर इज लीडिंग। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द 1990 एंड 1991। जबकि जो रियल ट्रेंड है वो क्या होता है कि पहले एग्रीकल्चर लीडिंग होता है,
फिर इंडस्ट्री विल टेक प्लेस, देन सर्विसेज विल टेक प्लेस। यहाँ पर सर्विसेज का शेयर बढ़ने की एक खास वजह है कि हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर वॉज प्लेइंग अ वाइटल रोल। तो गवर्नमेंट जो सेक्टर है वो सर्विसेज सेक्टर है, मेनली बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। तो इनका सिग्निफिकेंट शेयर है, इसीलिए इसमें ज़्यादा ग्रोथ हुई। और एक बात क्या रही कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें जो डिक्लाइन है वो बहुत ज़्यादा नहीं आया, और जो इसका मेनली जो 72% हमारी पॉपुलेशन इसमें इन्वॉल्व थी, वो बाद में भी आते आते जो है हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा इसमें चेंज नहीं आया है, क्योंकि ज़्यादा जो पॉपुलेशन बची उसको ये दोनों सेक्टर एकोमोडेट नहीं कर पाए। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा गोल होता है प्लानिंग का वो होता है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है? एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी अब जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें नई टेक्नोलॉजी को हम एडॉप्ट करें। जैसे कि आपने ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में सुना, इस पे हम अभी बात करेंगे। ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या था? एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, है ना। HYV सीड्स का इस्तेमाल किया, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, मॉडर्न मीन्स ऑफ इरिगेशंस एंड ऑल, ये सारी चीज़ें हमने अडोप्ट की, जिससे हमारा जो प्रोडक्शन है उसमें बूम आया। उससे हम जो नेक्स्ट हमारा है ये सेल्फ रिलायंस, इसको अचीव करने में बहुत हद तक मदद मिली। तो मॉडर्नाइजेशन केवल न्यू टेक्नोलॉजी का ही एडॉप्शन नहीं है। मॉडर्नाइजेशन का मतलब है वी हैव, जैसे आपने प्रीवियस एरा में, पुराने टाइम में क्या था कि हमारी सोसाइटी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी रही, और फीमेल्स को माना जाता था कि दे आर बोर्न फॉर डोमेस्टिक कोर्स ओनली, सो दे हैव टू केप्ट एट द होम ओनली एंड दे टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन, दे टेक केयर ऑफ द फैमिलीज डोमेस्टिक वर्क, यू नो, कुकिंग एंड क्लीनिंग एट्सेट्रा। लेकिन अभी क्या हुआ कि हमें फीमेल की जो कैपेसिटी है, जो उनकी एफिशिएंसी है, उनको भी वर्क प्लेस पे हम यूटिलाइज कर सकते हैं, जो कि हम कर रहे हैं। तो इसको भी आप मॉडर्नाइजेशन में रखते हैं, है ना। नेक्स्ट है हमारा सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस एक हमारे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज था इंडिपेंडेंस के बाद भी, कि हम USA पर डिपेंड करते थे फूड ग्रेन्स के लिए। बहुत सारा हमें इंपोर्ट करना पड़ता था, क्यों? बिकॉज वी वर इनकेपेबल टू प्रोड्यूस इनफ दैट विल फुलफिल आवर डिज़ायर्स। तो इसके लिए सेल्फ रिलायंस में ये ज़रूरी है। इट मीन्स अवॉइडिंग इंपोर्ट्स ऑफ दोज गुड्स विच कुड बी प्रोड्यूस इन इंडिया इटसेल्फ। जो चीज़ें हम अपने यहाँ प्रोड्यूस कर सकते हैं, एटलीस्ट उनका इंपोर्ट ना किया जाए। इसी को जो है सेल्फ रिलायंस कहा जाता है। तो सेल्फ रिलायंस में ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव था प्लानिंग का, कि हम आत्मनिर्भर बन सकें। और जैसे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन ने एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यही दिया कि हम जो है अब सेल्फ डिपेंडेंट हो चुके थे, एटलीस्ट ओवर दी फूड क्रॉप्स। अब वो इंपोर्ट करना कम से कम हो गया था। इसके बाद है हमारा इक्विटी। इक्विटी का मतलब है समानता, बराबरी। देखिए, इन तीनों का कोई मतलब नहीं है अगर इक्विटी नहीं है तो। इक्विटी, इट मीन्स टू इंश्योर दैट द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी रीच द पुअर सेक्शंस एज वेल एज इंस्टेड ऑफ एंजॉयड ओनली बाय द रिच। यानी जो भी बेनिफिट्स हो रहा है, जो भी फ़ायदा पहुंच रहा है, वो केवल अमीरों को ही ना पहुंचे, उसका फ़ायदा गरीबों को भी मिले। इसके लिए हमारी सरकार ने लैंड रिफॉर्म्स किए, इसके लिए हमारी सरकार ने बहुत सारी कोशिशें की, जिन पे हम आगे बात करेंगे। सो आई थिंक यू कैन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, देन आई विल टेल यू समथिंग मोर। अभी हम बात कर रहे हैं मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव्स इन एग्रीकल्चरल सेक्टर्स। जो एग्रीकल्चर सेक्टर था हमारा, उसमें मेन क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए, उसे हम एक हेडिंग में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, विच इज़ नोन एज लैंड रिफॉर्म्स। जो भूमि सुधार किए गए वो किस तरह से थे? लैंड रिफॉर्म्स कंसिस्ट मेनली टू पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज लैंड होल्डिंग्स, ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स। एज अर्लियर ड्यूरिंग द जमींदारी सिस्टम्स, द ओनर्स ऑफ द लैंड वर कंसिडर्ड जमींदार्स, बट नाउ आफ्टर द इंडिपेंडेंस the land holding system was changed. It was based on the
लैंड टू द टिलर्स। सो अब किसानों को ज़मीन दी गई, उन्हें उसका मालिक बनाया गया। उसके पीछे रीज़न ये था कि जो इंसेंटिव्स हैं, जो प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो उसका इंसेंटिव्स टिलर्स को सीधे सीधे मिलना चाहिए। इसमें 200 लाख जो फार्मर्स हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आए ज़मीनों के। तो इससे आप पता चल सकता है कि कितने बड़े लेवल पे इसको किया गया था। दूसरी क्या है, फिक्सिंग ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लैंड विच एन इंडिविजुअल कुड पजेस और कुड हैव इट्स ओन, उस जिसको हम कहते हैं लैंड सीलिंग। तो इसमें लैंड सीलिंग और लैंड होल्डिंग्स का सिस्टम और फिर एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, ये 3 चीज़ें इसमें हैं। तो अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो पहला है इसमें फर्स्ट है अबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, अबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। जो बिचौलिए थे उनको जो है अब ख़त्म कर दिया गया, हटा दिया गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड है आपका द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स, द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स, यानी अब ज़मीनों का स्वामी जो है वो कौन हो गए थे, ज़मींदार नहीं थे, क्योंकि उनको तो अब अबॉलिश कर दिया गया था, इंटरमीडियरीज वही कहलाते थे, उनको हटा दिया गया। अब ऑनरशिप किसको दी गई, किसानों को डायरेक्ट दे दी गई। और तीसरा था इसमें लैंड सीलिंग, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लैंड सीलिंग का मतलब है कि कितनी ज़मीन जो है मैक्सिमम एक इंडिविजुअल अपने नाम रख सकता है। बाकायदा इसके लिए लेजिस्लेशन किया गया, कानून बनाया गया और उसमें लैंड सीलिंग जो है वो डिसाइड की गई। लेकिन इन लैंड रिफॉर्म्स के कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। ऐसा नहीं है कि सब कुछ इन्होंने काम जो है वो ठीक से कर दिया, ऐसा नहीं है। तो हम इसमें इसके ड्रॉबैक्स पे भी थोड़ी सी बात करते हैं। ड्रॉबैक्स की या कमियां जब तक कि हम बात करें, देखिए जो हमारा ऑब्जेक्टिव था इक्विटी का वो फुल्ली अचीव नहीं हो पाया, क्योंकि ये जो सिस्टम हमने लगाया था वो पूरी तरह से काम नहीं कर पाया। जैसे इंटरमीडियरीज को अबॉलिश कर दिया गया था, ज़मींदारी सिस्टम ख़त्म कर दी गई थी, लेकिन फिर भी देश में कई जगहों पर ज़मींदारों ने अपने ज़मीनें रखी हुई थी अपने पास। वो खुद ही किसान बन गए थे कि हम अपने आप किसान हैं, खुद खेती कर रहे हैं। तो ज़मींदारी प्रथा चल रही थी, पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई थी। जो आपका सेकंड इसमें था कि ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स है। तो लैंड होल्डिंग्स में जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोगों ने जो है वो ओनरशिप ट्रांसफ़र ही नहीं की, वो क्योंकि ये कानून में थोड़े लूप होल्स थे, जिसका फ़ायदा उठा करके अभी भी पहले जैसा सिस्टम चल रहा था। केवल 2 ही स्टेट ऐसे थे, एक बंगाल और एक केरल, जो पूरी तरह से कमिटेड थे इस लेजिस्लेशन के, और उन्होंने लैंड्स टू द टिलर्स को जो है बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो किया और वहाँ पर ये नो डाउट सक्सेस रहा। लेकिन बाकी सभी स्टेट गवर्नमेंट ने इसे बहुत कैजुअल लिया और उसको उतनी गंभीरता से नहीं लिया जितनी गंभीरता से बंगाल और केरल ने लिया। तो इस लिहाज से ये जो लेजिस्लेशन है वो कमज़ोर पड़ गया और अभी तक जो इनइक्वालिटी है इट स्टिल परसिस्ट। थर्ड आपका जो लैंड सीलिंग है, लैंड सीलिंग में भी लूप होल्स थे, इसके भी अपने ड्रॉबैक रहे। आप बहुत सारे लोगों ने अपने ही रिश्तेदारों के नाम कोर्ट केसेस कर दिए, चैलेंज कर दिया लेजिस्लेशन को, और इस दौरान जो बहुत सारी ज़मीन उनके नामों पे थी वो अपने ही रिश्तेदारों के नाम ट्रांसफ़र कर दी और अल्टीमेटली मालिक वो खुद ही बने रहे। तो इस तरह से भी लैंड सीलिंग से भी जो डिज़ायर्ड जो ऑब्जेक्टिव था वो फुलफ़िल नहीं हो पाया और आज भी इनइक्वालिटी हम एग्रीकल्चर सेक्टर में देखते हैं। आज भी देयर इज़ ए ह्यूज गैप बिटवीन रिच एंड पुअर farmers. So this is what the policy initiatives in agriculture sector is all about, and what is plan and what are the objectives of plan, the medium term plan as well as the perspective plan. So we have discussed all these things. I hope you are getting. Thank you for watching,
and in our next class I will tell you about the 5 years planning in India in details. Thank you for watching.